आज का टॉपिक है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। सबसे पहले समझो कि आय क्या होती है, इनकम क्या होता है। आप और या फिर मैं, हम कुछ मेहनत करते हैं, कुछ एफर्ट करते हैं, उस एफर्ट के बदले, उस प्रोडक्शन के बदले, जैसे मानो मैंने कोई सामान बनाया, ठीक है, उस प्रोडक्शन के बदले मुझे कुछ सैलरी मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं, वही होता है इनकम। तो जब हम इसकी बात पूरे नेशनल लेवल पर करते हैं, पूरे देश के स्तर पर करते हैं, तो उसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, आइए इस पूरे टर्म को थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सारे टर्म आपके इकोनॉमिकल टर्म्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूडेड है वो हमको समझना जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में आपको क्या ऑप्शन देगा, एग्जाम में आपको 4 विकल्प देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय की सही परिभाषा कौन सी है, और वहां पर 4 ऑप्शन देगा। उन 4 ऑप्शन में कौन सी बातें होना जरूरी है, इस बात को समझना। देखो राष्ट्रीय आय क्या है, तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू है, किस चीज की, कुल मौद्रिक मूल्य है, किस चीज का, किसी देश में, ठीक है, किसी कंट्री के अंतर्गत। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक क्षेत्र डिफाइन हो रहा है, एक रीजन डिफाइन हो रहा है कि भाई इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। एक देश में एक वर्ष की अवधि में, मतलब एक टाइम पीरियड की बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई एक फाइनेंशियल ईयर में उस देश में, उस रीजन में उत्पादित, ठीक है, प्रोड्यूस्ड सभी वस्तु और सेवा, मतलब गुड्स और सर्विस, दोनों को यहां पर इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, उसके प्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। बात समझ में आया, ध्यान समझिएगा। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी गुड्स एंड सर्विस का जो फाइनल मॉनेटरी वैल्यू होता है, उनके समेशन को नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। भारत में नेशनल इनकम जारी कौन करता है, तो मैंने आपको एक संगठन का नाम पहले भी याद कराया है, एनएसओ। आपको याद होगा कि एनएसएसओ और सीएसओ मिलकर के 2019 में एनएसओ बने थे। ये जो एनएसओ है ये आपका मॉस्पी के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, ये सारी बात हमने पहले डिस्कस की हुई है। तो मॉस्पी के अंतर्गत एक संगठन है, उसका नाम है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। इसके द्वारा भारत की नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान समझना, हम जो नेशनल इनकम की बात करते हैं उसके लिए मैंने कहा ना कि एक टाइम पीरियड हम लोग देखते हैं। तो भारत में जो फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड होता है, आपको पता है 1 मार्च से वो 1 अप्रैल से चीजें स्टार्ट होती हैं और 31 मार्च तक चलती है। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल से एक पूरा नया सत्र स्टार्ट होता है और वो 31 मार्च अगले साल 31 मार्च तक जाकर कंप्लीट होता है। तो ये है आपका नेशनल इनकम। इसमें कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, 3 से 4 फैक्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर ये कि किसी क्षेत्र में, दूसरा फैक्टर ये कि एक वर्ष की अवधि में, और तीसरा फैक्टर यहाँ पर है कि सभी गुड्स एंड सर्विस का जो फाइनल वैल्यू होगा, जो फाइनल मूल्य होगा, उसको यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। ठीक है, ये 3 फैक्टर तो आप लोगों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अच्छा भाई, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है, राष्ट्रीय आय लेखांकन, इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ, ये आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, एक व्यक्ति थे साइमन कुजनेट्स, देखो इनको आगे चल करके नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय आय लेखांकन मतलब नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जो जन्मदाता जिनको कहा जाता है, उनका नाम है साइमन कुजनेट्स। अब ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुजनेट के संदर्भ में अभी आप लोग आगे जब बढ़ोगे, आज की ही क्लास में आप लोग एक कर्व के बारे में पढ़ोगे। एक कर्व हम लोग कहते हैं कुजनेट्स कर्व। ठीक है, वो कुजनेट्स कर्व क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना याद करो कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट दिया गया किसके द्वारा, तो साइमन कुजनेट्स के द्वारा। अच्छा भाई, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, ठीक है, दादा भाई नेरोजी जी, उनके द्वारा सबसे पहले भारत की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया गया। क्या समझ रहे हैं आप लोग, प्रश्न क्या पूछा कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, किसने की, तो दादा भाई नेरोजी जी के द्वारा किया गया है। उनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इतनी बातें समझ में आ रहा है, ध्यान देना यहीं पर। अगर मैं बात करूं दादा भाई नेरोजी जी की, तो दादा भाई नेरोजी जी ने एक पुस्तक लिखी थी, उन पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो भाई, ये है तो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक, बट ध्यान रखो चूंकि बुक हम लोग यहीं पर पढ़ ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आपको सर इतना थोड़ी पूछता है एग्जाम में, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में केवल यही नहीं पूछा है। आप सोचोगे प्रश्न क्या पूछ सकता है भाई, कि बुक दे देगा उसके राइटर का नाम पूछ देगा, नहीं। प्रश्न ये पूछा गया कि दादा भाई नेरोजी जी ने ये जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किस वर्ष में लिखी थी, किस वर्ष में लिखी थी। तो भाई नोट कर लो इसको भी आप लोग, 1901 में ये काम दादा भाई नेरोजी जी के द्वारा किया गया था।
अच्छा भाई, अब कुछ बातें यहाँ पर और समझो। दादा भाई नौरोजी जी ने ही ब्रिटिश पीरियड में जो ड्रेन थ्योरी है, ड्रेन थ्योरी मतलब जो भारत से पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी के माध्यम से पैसे को निचोड़ करके ब्रिटिश ले जाने का जो कॉन्सेप्ट है वो इनके द्वारा ही गढ़ा गया था, इनके द्वारा ही दिया गया था। तो ये कुछ बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट यहाँ पर समझाया। पहला पॉइंट ये समझाया कि देखो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो पूरा स्टार्टिंग हुआ वो किया गया साइमन कुजिनेट्स के द्वारा। भारत में काम किया दादा भाई नौरोजी जी ने। अब प्रश्न ये उठता कि दादा भाई नौरोजी जी ने भारत में पर कैपिटा इनकम कब कैलकुलेट की थी? तो 1868 1868 में दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई? 20 रुपए। अब समझना, 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय उस समय बताई गई थी। ठीक है, तो ये जो पूरा घटनाक्रम है कि किस प्रकार से पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, इसको भी हम लोग समझेंगे। अब बात करते हैं कि नेशनल इनकम को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। भाई छोटा मोटा टॉपिक तो है नहीं, ऐसा नहीं कि भाई परिवार में 2 लोग हैं, उन दोनों लोगों का क्या किया गया, सैलरी लिखा गया और सैलरी को जोड़ दिया गया, ऐसा तो होगा नहीं। इतनी सारी जनसंख्या, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हम लोग कैसे यहाँ पर नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बात और समझना, जब भी मैं बात कर रहा हूँ काउंट करने की, तो देखो हम लोग काउंट नहीं करते, हम लोग करते हैं आकलन। हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करने की जगह पर जीडीपी का एक ऑब्वियसली कैलकुलेशन होता है, बट वहां पर क्या होता है ना कि इतनी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है, तो हम वहां पर एक आकलन करते हैं। वो आकलन आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। देखो किसी भी देश में नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड हो सकते हैं, एक प्रोडक्शन मेथड, एक इनकम मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड। अब कहोगे सर ये हैं क्या, इनमें डिफरेंस समझाओ। बहुत सिंपल डिफरेंस समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखो प्रोडक्शन मेथड मतलब क्या है कि भाई 4 कारखाना है किसी एक देश में, ठीक है, 4 मान लो किसी एक देश में इंडस्ट्री है, केवल 4 ही इंडस्ट्री, मैं एग्जांपल लेके चलो 4 इंडस्ट्री है, इनके कुछ कुछ प्रोडक्शन हो रहे होंगे, तो इस पूरे देश की जीडीपी क्या हुई? ये जो प्रोडक्शन हो रहा है यही तो हुआ। इस पूरे देश की जो नेशनल इनकम क्या हुई? यही तो हुआ जो प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ जो पैसे आ रहे हैं। अच्छा भाई, अब यहाँ पर पैसे कैसे आ रहे हैं इस बात को समझिएगा। तो आप पैसे खर्चा कर रहे होंगे तभी तो ये पैसे आ रहे होंगे। तो या तो हम एक्सपेंडिचर को काउंट कर ले या तो हम प्रोडक्शन को काउंट कर ले, लगभग बात सेम चीजें पड़ेंगी। अच्छा भाई, आप पैसे खर्चे कहाँ से कर रहे हो? तो आपकी इनकम होगी तभी तो पैसे खर्चा कर रहे हो, तो जितना इनकम होगा उतना खर्चा कर रहे होगे। तो एक अगर हम इस बात को ध्यान से समझे तो नेशनल इनकम को मेजर करने के जो तीनों मेथड होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये बात सेम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, बस कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग होता है। एक होता है प्रोडक्शन लेवल पर, एक होता है कि सबकी इनकम को जोड़ना, और दूसरा होता है कि एक्सपेंडिचर सबका हम लोग काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 अलग अलग मेथड है, लेकिन काउंट हम लोग सेम चीजें कर रहे हैं नेशनल इनकम को। ध्यान देना, भारत में जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, पहले हम लोग भारत में नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट करते थे, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत। आपको कंफ्यूज होगा सर ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, हमने तो समझा ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। लेकिन जनवरी 2015 से, ठीक है, रिसेंट में 4-5 सालों से हमने क्या किया है कि नेशनल आय का जो कैलकुलेशन है वो मार्केट प्राइस पर करना प्रारंभ किया। देखो मार्केट प्राइस पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वास्तव में यही वो वैल्यू है जिस पर चीजें खरीदी और बेची जा रही हैं, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट पे नहीं। देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, अगर मैं आपको बहुत सिंपल समझाऊं, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट को मैं अगर आपको बहुत सिंपल समझाऊं तो उसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, ध्यान समझो। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये है कि फैक्टर मतलब फैक्ट्री, ठीक है, यहां से इस बात को समझो। फैक्टर मतलब क्या हो गया, ये हो गया फैक्ट्री। तो फैक्ट्री से निकलते ही जो वैल्यू होता है, जब हम उस चीज पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है फैक्टर कॉस्ट। आप कहोगे सर फैक्ट्री से निकलते ही का मतलब क्या है, फिर समझिएगा, ध्यान समझना। फैक्ट्री से निकलते ही का मतलब ये है कि मानो एक बिस्कुट है, ठीक है, पार्ले जी बिस्कुट, मानो आपको बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है, आप बहुत खाते हो। उस पार्ले जी के बिस्कुट के पैकेट को बनाने में 8 रुपए का खर्चा आ रहा है, ठीक है, 8 रुपए का खर्चा आ रहा है। मतलब जब किसी फैक्ट्री से वो बिस्कुट बाहर निकल रहा है तो उसका जो कॉस्ट है वो है 8 रुपए, ठीक है। अच्छा भाई, इसमें क्या हुआ कि सरकार ने कहा भाई हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लेंगे, हम जीएसटी लेंगे आपसे, तो उसने यहाँ पर 2% का इनडायरेक्ट टैक्सेस आपसे लगा दिया, ठीक है। अच्छा भाई, मतलब 2 रुपए यहाँ पर आप जीएसटी मान लो, 2 रुपए यहाँ पर जीएसटी या फिर 2 रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर आपके लगा दिए, ठीक है। लेकिन सरकार ने फिर ये कहा यार ठीक है, मतलब हमको टैक्स तो लगाना मेरी मजबूरी है, लेकिन ये जो बिस्कुट है ना, ये बिस्कुट खाना सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है,
इससे न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सरकार कहेगी कि हम इस पर कुछ सब्सिडी दे रहे हैं, तो हम उस पर 1 रुपए की सब्सिडी यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मार्केट प्राइस क्या हो गया, 8 + 2 10 - 1 9 रुपया। फैक्ट्री पर कितना निकला था, 8 रुपया, मार्केट में कितने पर पहुंचा, 9 रुपए पर। क्यों, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस यहां पर ऐड हो रहा है और यहां पर आपका इसमें जो सब्सिडी थी उसको माइनस किया जा रहा है। सब्सिडी से तो वैल्यू कम होती है ना, जैसे मानो 30 रुपए की एनसीईआरटी पुस्तक आती है, सरकार ने कहा कि यार पुस्तक सबको पढ़ना जरूरी है, हम इसको 10 रुपए का सब्सिडी पर दे रहे हैं, तो कितने की मिल गई, 20 रुपए की। मानो एक एलपीजी सिलेंडर है 1000 रुपए का आता, सरकार ने कहा कि यार बहुत महंगा हो रहा है, काम करो इस पर 200 रुपए की सब्सिडी दे दो, तो कितने का पड़ा, वो 800 का पड़ा। तो जो सब्सिडी की वैल्यू होती है मार्केट में हम उसको माइनस करते, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये है कि ये 8 रुपया और मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, ये 9 रुपए। तो पहले जो हम लोग कैलकुलेशन करते थे वो इस 8 रुपए के आधार पर करते थे, अब जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो 9 रुपए के आधार पर करते हैं। एक बात और समझना, मानो आपसे ये पूछा कि फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में क्या संबंध है, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी दैट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ये बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो साधन लागत है उस साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का इंपैक्ट पड़ता है, उसी को जब उस इंपैक्ट को हम लोग जोड़ देते तो जो फाइनल वैल्यू मार्केट में आते हैं हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। पहले नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती थी, अभी मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है। ये एक सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर इस पूरे टॉपिक में कहीं पर भी आपको लग जाए कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पहले तो क्लास को पूरा कंप्लीट जरूर करना, दूसरा उस क्लास के कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना, ठीक है, ताकि मैं अगली क्लास में उस स्पेसिफिक टॉपिक को दोबारा से एक बार पढ़ा सकूं आप लोगों के लिए, ठीक है। ध्यान समझिएगा, देखो भाई, तो हमने ये सब चीजें यहाँ पर समझ ली कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है, दोनों को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट मतलब इस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, ये सिंपल सी बात है। अब देखो भाई, कुछ इकोनॉमिकल टर्म पर हम लोग फोकस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, ठीक है, और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। एक है जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, जीडीपी, जीएनपी, एक है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक है नेशनल प्रोडक्ट। इसमें कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने का पूरा प्रयास करेगा, लेकिन हमको कंफ्यूज होना नहीं। हम क्या करेंगे, हम चीजों को बहुत अच्छे से बहुत प्यार से यहां पर समझने वाले, ठीक है। ध्यान समझना, जीडीपी क्या है, एक देश की सीमाओं के भीतर, पहला पॉइंट क्या है यहां पर कि किसी देश की सीमा के भीतर, मानो ये भारत देश हमारा है, ठीक है, मैप भारत का मैंने नहीं बनाया, मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव यहां पर, मानो ये भारत का मैप है, ठीक है, इस भारत देश की सीमा की प्रोडक्शन, जो भी इस भारत देश की बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विस का, उन सबको हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। तो पहली बात बहुत क्लियर समझना, जीडीपी का मतलब क्या है कि देश की बाउंड्री के अंदर होने वाला प्रोडक्शन, किस समय में, तो एक वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं, उत्पन्न सभी गुड्स और सर्विस का अंतिम मूल्य। यहां पर दो चीजें हम लोग पहले समझेंगे। पहला समझो, देश की सीमा के भीतर का मतलब क्या है। देखो, हो सकता है कि भारत के अंतर्गत दो प्रकार की कंपनियां काम कर रही हो, एक मानो भारत के अंतर्गत टाटा काम कर रही होगी, एक भारत के अंतर्गत मानो रिलायंस काम कर रहा होगा, जियो काम कर रहा होगा। ये दोनों कंपनियां क्या है, ये दोनों भारतीय कंपनियां हैं, ठीक है, ये दोनों इंडियन कंपनी है। तो अगर ये दोनों कंपनियां भारत की सीमा के अंदर में प्रोडक्शन कर रही हैं तो उसको हम लोग जीडीपी में काउंट करेंगे। लेकिन वहीं पर भारत के ही सीमा के अंतर्गत आपको पता है कि एप्पल भी प्रोडक्शन कर रही है, सैमसंग भी प्रोडक्शन कर रही है। आपने भी देखा कि बोइंग जो कंपनी है वो भी भारत के अंदर प्रोडक्शन करना स्टार्ट की है। तो ये क्या है, अगर भारत के सीमा के अंदर कोई देसी कंपनी हो या कोई विदेशी कंपनी हो, कोई देसी व्यक्ति हो या कोई विदेशी व्यक्ति हो, अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है तो वो जीडीपी में काउंट होगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। जीडीपी के अंतर्गत इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्शन हो कहां पर रहा है, कहां पर हो रहा है, तो भारत की सीमा के अंतर्गत। कौन प्रोडक्शन कर रहा है ये जरूरी नहीं है, एप्पल भी प्रोडक्शन करे तो हमारे देश की जीडीपी में ही काउंट होगा। सिंपल सी बात है, बात समझ रहे हो। अच्छा भाई, प्लस यहां पर एक टर्म और लिखा कि कुल अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य से क्या मतलब है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने अभी आपको एक पार्ले जी का एग्जांपल दिया था, ठीक है।
मानो जो पार्ले जी का बिस्कुट है वो मार्केट में 9 रुपए का आपको मिल रहा है, अभी हमने देखा था 8 रुपए का उस पर फैक्टर कॉस्ट था, 2 रुपए का हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस देखा था, 1 रुपए का हमने सब्सिडी देखा था, 9 रुपए को मार्केट में आपको मिल रहा था। इसको बनाने में, इस पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगा, मानो उसमें रॉ मटेरियल क्या लगा, मैदा लगा, मानो यहाँ पर आपका लगा शुगर, चीनी लगा होगा आपको, ठीक है, मैदा शुगर, कुछ मान लो कुछ और भी इंग्रेडिएंट आपको XYZ यहाँ पर लगे होंगे, ठीक है। अच्छा भाई, इसमें मानो मैदा का जो प्राइस था वो 4 रुपए था, शुगर का प्राइस 1 रुपए था, और XYZ जो आपका लगा वो 1 रुपए का था, ठीक है। इतना आपको वैल्यू मानो वहां पर आपकी टोटल आपका जो रॉ मटेरियल था वो पार्ले जी के बिस्कुट में लगा है। तो जब हम देश की जीडीपी को काउंट कर रहे हैं, मानो एक ऐसा देश है जहां पर केवल पार्ले जी का प्रोडक्शन, तो और कुछ प्रोडक्शन ही नहीं होता है, हमको उस देश की जीडीपी काउंट करनी, तो हम क्या काउंट करेंगे, हम इस 9 रुपए को काउंट करेंगे। आप कहोगे सर लेकिन मैदा का भी तो प्रोडक्शन हुआ है, वहां पर शुगर का भी तो प्रोडक्शन हुआ है, वहां पर XYZ का भी तो प्रोडक्शन हुआ है, तो क्या इनको भी काउंट किया जाएगा? नहीं, क्योंकि हम बात करते हैं फाइनल प्रोडक्ट की, हम अंतिम उत्पादित वस्तु की बात करते हैं। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सब टर्म हम लोग नहीं समझते हैं और इसीलिए कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में कभी नहीं आता है। सभी वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य जो होगा, जो फाइनल प्राइस होगा, उसको ही काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इस मैदे का प्राइस इस बिस्कुट में ऑलरेडी कंसीडर किया जा चुका है, इस शुगर का प्राइस इसमें ऑलरेडी कंसीडर किया जा चुका है। बात समझ रहे हो आप लोग ना? ये XYZ जो इंग्रेडिएंट था इसका भी प्राइस यहां पर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो हम अगर इस 9 रुपए को भी काउंट कर रहे हैं और मैदे के 4 रुपए को काउंट कर रहे हैं, शुगर के 1 रुपए काउंट कर रहे हैं, तो हम डबल काउंटिंग करने लगेंगे। ये 4 रुपए यहां पर भी काउंट होगा और ये 4 रुपए बिस्कुट के प्राइस में भी काउंट हो रहा है, तो जीडीपी गलत कैलकुलेट होगी। इसीलिए जीडीपी को सही प्रकार से कैलकुलेट करने के लिए 2-3 प्रमुख शर्तें हैं, ठीक है। ध्यान समझना, मैं फिर समझा रहा हूं। जीडीपी के टॉपिक को इससे पहले कभी समझना नहीं होगा आपने, मैं गारंटी ले सकता हूं, इतना इंपॉर्टेंट है समझना, और हम लोग कभी समझते नहीं है, ठीक है। जीडीपी मतलब क्या? तो पहली बात, प्रोडक्शन कहां पर हो रहा है ये जरूरी है, कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एक देश की सीमा के भीतर, पहली बात। दूसरा, एक वर्ष में, ठीक है। तीसरा, सभी वस्तु और सेवाएं, यहां पर गुड्स और सर्विस दोनों शामिल हैं, और इनका कुल अंतिम मूल्य हम काउंट करेंगे, ठीक है। फाइनल वैल्यू यहां पर काउंट करेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये है आपका जीडीपी। बात समझ में आ गया? अब प्रश्न उठता है सर जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? देखो, जैसे मैंने आपको समझाया कि यार देश की सीमा के भीतर प्रोडक्शन कोई भी कर रहा हो मैटर नहीं करता है, लेकिन जीएनपी में मैटर करता है। जीएनपी में अगर आप ध्यान दोगे तो प्रोडक्शन कहां पर हो रहा है ये जरूरी नहीं है, प्रोडक्शन कर कौन रहा है ये जरूरी है। अब एग्जांपल समझना आप लोग, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मानो टाटा बहुत ही फेमस कंपनी है भारत की, मतलब सबसे खतरनाक और अच्छी कंपनी है, ठीक है। जो टाटा कंपनी है इसकी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी है, आपको पता है टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, क्रोमा, आप लोग क्रोमा से फ़ोन खरीदते होगे, सामान खरीदते होगे, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीदते होगे, क्रोमा उसी का है। स्टारबक्स जो कॉफ़ी पीने वाली कंपनी उसी की है, ठीक है। मैं अगर बताऊँ तो जूडियो भी शायद उसी का है, हाँ जूडियो भी उसी का है, ठीक है। तो ये सब कंपनियाँ क्या है और समझिए आप लोग, जगुआर जो लैंड रोवर की कंपनी आती है वो भी इसी की है। अब ये सारी सब्सिडरी कंपनी जो है ये केवल भारत में तो प्रोडक्शन कर नहीं रही है, जगुआर केवल भारत में तो प्रोडक्शन कर नहीं रहा है, भारत के बाहर भी प्रोडक्शन कर रहा है। टाटा स्टील भारत में तो प्रोडक्शन कर नहीं रही, भारत के बाहर भी प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन है भारतीय कंपनी। तो एक फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित सभी गुड्स और सर्विस का जो अंतिम मूल्य है, ध्यान दीजिएगा, जो किसी देश के नागरिकों, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन कर कौन रहा है, नागरिक होने चाहिए प्रोडक्शन करने वाले, भारतीय कंपनी होनी चाहिए बस, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य, लेकिन ध्यान रखना इसमें भौगोलिक सीमा जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है उसकी परवाह नहीं की जाती है। जरूरी नहीं है कि भारत के अंतर्गत ही प्रोडक्शन हो रहा हो, अगर कोई भारतीय कंपनी अमेरिका में प्रोडक्शन कर रही है तो वो भारत के जीएनपी में काउंट होगा। लेकिन जो एप्पल कंपनी, जो सैमसंग कंपनी, जो बोइंग वाली कंपनी भारत के अंदर प्रोडक्शन कर रही थी उसको हम लोग जीएनपी में काउंट नहीं करते हैं। तो जीडीपी क्या है, जीएनपी का है, दो बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ रही है? जीडीपी मतलब प्रोडक्शन कहां पर हो रहा है, भारत के अंदर कोई भी प्रोडक्शन कर रहा, मुझे मतलब नहीं है, अगर भारत के सीमा के अंतर्गत प्रोडक्शन हो रहा है तो वो जीडीपी कहलाएगा, लेकिन
अगर भारत की सीमा के बाहर भी बस प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति या कंपनी भारतीय होनी चाहिए तो वो जीएनपी में काउंट होगा। जीएनपी में प्रोडक्शन कौन कर रहा है इंपॉर्टेंट है, जीडीपी में कहां हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप नाम से भी समझ सकते हो, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, भारत की सीमा के अंतर्गत। नेशनल, जीएनपी में क्या आ रहा है, नेशनल टर्म आ रहा है। नेशनल मतलब क्या हुआ, भारत के जो नागरिक है, जो राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, ठीक है, तो वो आपकी भारत की बाउंड्री के बाहर भी यहाँ पर काउंट होगी। ठीक है, अब देखो जीडीपी और जीएनपी में संबंध को एक बार समझो क्या होता है। ठीक है, जैसे मानो ये आपका है जीएनपी और ये आपका जीडीपी। हमको पता है कि जीडीपी क्या है, एक देश की सीमा के अंतर्गत होने वाला प्रोडक्शन। ठीक है, ये बात आप लोग समझ रहे हो। मानो आप इसमें से कि किसी देश की जीडीपी हमने कैलकुलेट की कितनी, 100 रुपए। हमने कितनी कैलकुलेट की, 100 रुपए। भारत की सीमा के अंदर कुछ फॉरेन कंपनियां थी जैसे कि सैमसंग, एप्पल और ये सब कंपनियां, ठीक है, उन्होंने कुल 25 रुपए का प्रोडक्शन किया, कुल 25 रुपए का प्रोडक्शन किया। तो भारत की सीमा के अंतर्गत भले ही, लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो उसको हम लोग जीएनपी में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जीडीपी में से उस पैसे को घटा देंगे। अच्छा भाई, लेकिन भारत की सीमा के बाहर भी तो कुछ भारतीय कंपनियां प्रोडक्शन कर रही हैं। मान के चलो कि टाटा और रिलायंस ये सब कंपनियां मिलकर के भारत की सीमा के बाहर 10 रुपए का प्रोडक्शन कर रही हैं। तो जीएनपी का संबंध क्या हुआ, जीएनपी मतलब हुआ कि जीडीपी माइनस नेट आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या है कि ये वो विदेशी कंपनियों का पैसा है जो भारत के बाहर जा रहा है। एप्पल प्रोडक्शन करे तो पैसा कहां जा रहा है, एप्पल के हेडक्वार्टर में जा रहा है ना, भारत के बाहर जा रहा है। सेम भाई रिलायंस या टाटा भारत प्रोडक्शन कर रही है तो उसका पैसा कहां पर आ रहा है, भारत में आ रहा है, तो उसको हमने यहां पर जोड़ दिया। तो जीएनपी मतलब क्या हुआ, जीडीपी माइनस नेट आउटफ्लो प्लस नेट इनफ्लो। फॉर्मूला याद करने पर मत जाना कभी भी, फॉर्मूला याद करने बैठोगे प्लस माइनस का गड़बड़ कर दोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा एग्जाम में। कॉन्सेप्ट पर फोकस करो कि कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए, कभी जीवन में फॉर्मूला याद करना ही नहीं पड़ेगा ये सब। ठीक है, फिर समझना, जीएनपी क्या हो गया, तो जीडीपी माइनस नेट आउटफ्लो प्लस नेट इनफ्लो। यहां पर एक बात और समझिएगा, मैंने बहुत केयरफुल यहां पर जो दो वैल्यू लिखी है, ये 25 रुपए की और ये 10 रुपए की, बहुत सोच समझ करके लिखी है। देखो भारत की बहुत कम कंपनियां हैं, हम जिस कंडीशन में अभी प्रेजेंट टाइम में, भारत की बहुत कम कंपनियां हैं जो भारत के बाहर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन विश्व की बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, विश्व की बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आकर के गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो विदेशी कंपनियां जो भारत में प्रोडक्शन कर रही है उनकी मात्रा ज्यादा है रेदर देन कि जो भारत की कंपनियां हैं वो विदेशों में आके प्रोडक्शन कर रही है। इसीलिए मैंने नेट आउटफ्लो को ज्यादा रखा है और मैंने नेट इनफ्लो को कम रखा है। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग, ये बात समझ पा रहे हो ना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं मैं। क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि सामान्य तौर पर भारत में जीएनपी जो है वो जीडीपी से हमेशा कम होता है। जीडीपी कितना था, 100 रुपए, जीएनपी कितना निकल करके आया, तो 100 माइनस 25 75 प्लस 10 85, 85 रुपए आपका जीएनपी है, जीडीपी आपका 100 रुपए। मतलब क्या, जीएनपी जो है, ध्यान समझिएगा, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो जीडीपी से कम है, इस बात को समझना। ठीक है, क्योंकि भारत विदेशों में कम प्रोडक्शन कर रहा है और विदेशी कंपनियां भारत में ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है। इस बात को समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। ठीक है, अब चलो भाई हम कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को यहाँ पर और देखो। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, जीडीपी माइनस आउटफ्लो प्लस, अभी नॉमिनल पर मत जाना, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है मैं समझाऊंगा, सब छोड़ो, अभी के लिए कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। ठीक है, अच्छा इसी देखो, नेट आउटफ्लो माइनस नेट आउटफ्लो प्लस नेट इनफ्लो को हम लोग कहते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट इनकम क्या है भाई, भारत से पैसा जो बाहर गया उसको माइनस करो, भारत में जो पैसा आया उसको जोड़ दो, ये आपका हो गया क्या, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त कुल निवल आय। तो इसको हम लोग ये भी लिख देते हैं कई बार कि जीडीपी, जीडीपी प्लस विदेशों से जो आपको नेट इनकम प्राप्त हुई है उसको यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात समझ रहे हो, तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा भाई समझो, अभी तक हमने देखा क्या, जीडीपी और जीएनपी। इसमें जो हमने एक पहला टर्म था हमारा वो था ग्रॉस, ध्यान समझिएगा, पहला टर्म था ग्रॉस। जब हमने उसको हिंदी में लिखते तो क्या लिखते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ध्यान समझना, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये होता है ग्रॉस। मतलब जीडीपी का जो पहला टर्म है और जीएनपी का जो पहला टर्म है, जी उसका मतलब है ग्रॉस, मतलब सकल, मतलब सबको शामिल कर रहा है। लेकिन यहीं पर एक टर्म और आता है, उसको हम लोग कहते हैं नेट। ठीक है, नेट, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निवल। तो सकल और निवल, ध्यान समझिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ। ठीक है, समझ गए तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो ग्रॉस का मतलब आपको पता कि ज्यादा होगा और नेट मतलब कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पर एलिमिनेट की जा रही है, कुछ ना कुछ चीजें घटाई जा रही होंगी,
चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, तो हम नेट चीज़ें निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ग्रॉस ज़्यादा होगा, नेट कम होगा, एक सिंपल सी बात। क्यों, अब समझिएगा। हम करते क्या है कि जैसे मतलब देखो, अगर मैं पीसेस अभ्यास का एग्जांपल आपको दूं, पीसेस अभ्यास क्या है? हम एक स्टार्टअप है, हमने अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर्ड किया, ठीक है। हमने अपने आप को एक एमएसएमई में रजिस्टर्ड किया, हम चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ तो हम सर्विस प्रोवाइड करें, एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करें लोगों को, ठीक है, ध्यान समझना। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में, मतलब सर्विस प्रोवाइड करने के प्रोसेस में, इसको हम लोग कहते हैं उत्पादन की प्रक्रिया में, ठीक है, ध्यान समझिएगा। वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया में या फिर सेवाओं को प्रदान करने की प्रक्रिया में, सर्विसेज को प्रदान करने की प्रक्रिया में हम कुछ मशीन और कुछ इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पीसेस अभ्यास क्या करती है? पीसेस अभ्यास एक मैकबुक का प्रयोग करती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हम एक आईपैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक पेंसिल देख रहे हो, ये भी आपकी एक पेंसिल है, पेंसिल का प्रयोग करते हैं। हम आप यहाँ पर एक माइक देख रहे हो, हम इस माइक का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो तो मैंने कुछ मैं चेयर पर एक बैठा हुआ हूँ, मेरे पास कुछ टेबल है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमने पीसेस अभ्यास के द्वारा सर्विस प्रोवाइड करने के प्रोसेस में इन सारे इक्विपमेंट्स का, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का हमने प्रयोग किया। अब आप मुझे ये समझाना कि आज से 1 साल पहले जब मैंने पीसेस अभ्यास से स्टार्ट किया, तब मैंने जो मैकबुक लिया था, क्या आज मैकबुक उसी कंडीशन में होगा? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ खराबी आई होगी, उसमें वो कुछ ना कुछ पुराना हो गया होगा, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर पुराने हो गए होंगे, हो सकता है कि वो कहीं से टूट गया हो सकता है उसमें कुछ कुछ गड़बड़ियां हो गई हो, ठीक है। तो या फिर मार्केट वैल्यू उसकी कम होगी। जैसे मानो मैंने मैकबुक जब लिया, मानो ये 1,20,000 का पड़ा, मानो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू मार्केट में अगर आप जाओगे तो 1,00,000 का मिल रहा है, तो 20,000 वैल्यू कम क्यों हुई? में मूल्य ह्रास के कारण से कम हो गया, भाई कि ये पुराना हो गया है तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई है। इसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन, क्या समझना? इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल्य ह्रास या फिर अवचय। अब देखो, अब चूंकि अगर मैं पीसेस अभ्यास के तौर पर एक कंपनी की तरह बात करूं, तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो टोटल इनकम प्राप्त होती है, मानो हमने टोटल इनकम प्राप्त किया, जो उस इनकम में से कुछ पैसा निकाल करके हम लोग अलग करते, ताकि जो हमारा ये डेप्रिसिएशन हो रहा है हर साल, जो हमारे पास फिजिकल इक्विपमेंट्स हैं उनका जो हमारा पर डेप्रिसिएशन, जो मूल्य में कमी आ रही है, उस कमी को हम लोग बैलेंस कर सकें। तो अपने रेवेन्यू में से, अपने राजस्व में से मैं एक हिस्सा निकाल करके अलग करता हूं, और वही हिस्सा कहलाता है मूल्य ह्रास या फिर अवचय, डेप्रिसिएशन इसको हम लोग कहते हैं। तो जब, ध्यान समझिएगा, जब जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन हटा दें, डेप्रिसिएशन इसको हम लोग कहते हैं मूल्य ह्रास या फिर अवचय कहा जाता है, ठीक है। तो जब जीडीपी में से मूल्य ह्रास को हम घटा देंगे, तो जो चीज निकल करके आएगी वो होगी एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। पहले ये ग्रॉस था, ग्रॉस में से मूल्य ह्रास या फिर डिप्रिसिएशन को हमने माइनस किया, तो बच गया आपका नेट। सेम काम जीएनपी के साथ होता है। देखो क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट हमको निकालना है, हमने क्या किया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन जो था, जो मूल्य ह्रास था, उसको माइनस कर दिया, ठीक है। बात समझ रहे हो ना आप लोग? सिंपल सी बात समझा दिया, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा कि भाई सर एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, सर हमको आपने तो पढ़ा है नहीं। समझ आ रहा ना, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आप लोगों को कि ग्रॉस और नेट में संबंध क्या है। और बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, मैं हमेशा इस बात का प्रयास करता हूं कि इकोनॉमिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा जाए, अपने आसपास के एग्जांपल से समझा जाए, उससे चीजों को समझना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हो? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने देखा था नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम को मैंने आपको समझा ही दिया कि हम लोग अभी मार्केट प्राइस पर इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल से समझ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मानो अगर फैक्टर कॉस्ट पर पूछेगा तो क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये है कि भाई एनएनपी जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस के प्रभाव को माइनस करेंगे और सब्सिडी के प्रभाव को जोड़ेंगे, तो आपका आ जाएगा फैक्ट्री से निकलते ही वैल्यू। मैंने आपको समझाया था भाई 10 रुपये में निकल रहा था, 2 रुपये इस पर टैक्स लग रहा था, 1 रुपये सब्सिडी लग रहा था। तो ऐसा कुछ करके मैंने आपको यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट ऊपर समझाया था, ठीक है। याद होगा आप लोगों को? नहीं याद होगा तो एक बार क्लास को बैक करके देख लेना, ठीक है। अब समझो दूसरी बात, जो जीडीपी होती है, हम लोग जीडीपी का मेनली जीडीपी पर फोकस करेंगे, क्योंकि जब भी आप न्यूज़ पढ़ते हो, जब भी आप कुछ करंट अफेयर्स का टॉपिक पढ़ते हो, तो वहाँ पर आप एक टर्म देखते हो जीडीपी, जीएनपी वहाँ पर आप बहुत कम सुनते हो, आप जनरली सुनते हो जीडीपी। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम तीनों विधियां से कैलकुलेट करते हैं। क्यों कैलकुलेट करते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहला जो जीडीपी होता है उसको हम लोग कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मतलब बाजारी मूल्य पर जीडीपी। इसमें कर क्या रहे होंगे,
भाई मार्केट में जो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, जो मार्केट की वैल्यू होगी, उसको हम लोग कैलकुलेट करके उसको समेशन करके जीडीपी निकाल लेंगे। सिंपल सी बात है। इसी को हम लोग कहते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस, वर्तमान मूल्य पर जीडीपी कहा जाता है। दो बात समझ रहे हो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट करंट प्राइस। एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि मार्केट प्राइस का मतलब कि बाजार मूल्य पर, बाजार में जो फाइनल मूल्य है उस मूल्य को जोड़ा जा रहा है, तो आपका जीडीपी निकल करके आ रहा है। यहाँ पर देखो लिखा गया है, यह उस कुल उत्पादन का मूल्य जो किसी देश में एक वर्ष में वर्तमान बाजार मूल्यों पर होता है। तो मार्केट प्राइस पर हम चीजों को यहाँ पे काउंट करते हैं। मार्केट प्राइस पर काउंट करने का मतलब क्या है भाई, समझो फैक्ट्री से निकला तो कोई चीज 8 रुपए का था, इस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का प्रभाव लगा, इस पर सब्सिडी का कम किया गया, ठीक है। तो 8 + 10 - 1 9 रुपए, हम इस 9 रुपए को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बाजार मूल्य में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी के प्रभाव को शामिल करते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। हम सब्सिडी के, टैक्स के और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन का प्रभाव भी यहाँ पर शामिल होता है, ठीक है। तो जब भी हम मार्केट प्राइस पर जीडीपी को निकालेंगे, जब भी हम करंट प्राइस पर जीडीपी को निकालेंगे, तो जो जीडीपी आएगी उसमें टैक्स, उसमें सब्सिडी और उसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट शामिल होगा। ये बात बहुत क्लियरली समझना, याद करने की चीज नहीं है। आपको पता है कि मार्केट में, अच्छा बताओ, मार्केट में आज 10 रुपए का पार्ले जी मिल रहा है, कल को इसकी वैल्यू 20 रुपए हो जाएगी सेम पैकेट की, तो आप क्या कहोगे, यार इन्फ्लेशन के कारण से प्राइस बहुत बढ़ गया इसका, ठीक है। तो मतलब मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल है। या फिर सरकार कह दे कि नहीं, हम पार्ले जी के बिस्कुट पर 100% का जीएसटी लगाएंगे, तो भी भाई 10 रुपए से बढ़कर के 20 रुपए हो जाएगा, तो कर का प्रभाव यहाँ पर शामिल हो रहा है। मानो सरकार कहे कि नहीं भाई, हम पार्ले जी के बिस्कुट पर 5 रुपए का सब्सिडी देंगे, तो 10 - 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 रुपए का बिस्कुट मिलने लगेगा, ठीक है। तो इसमें सब्सिडी का प्रभाव भी शामिल है। तो मार्केट प्राइस पर या जो जीडीपी निकाली जाती है, या फिर जो करंट प्राइस पर जीडीपी निकाली जाती है, उसमें टैक्स, सब्सिडी और इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर एक समस्या समझना, समस्या ये है मेरे भाई कि मानो मानो 2024 में और 2025, 2 ईयर की मैं बात करता हूँ। मानो 2024 में जो पार्ले जी का प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, हम लोग पार्ले जी का एग्जांपल लेके चलेंगे हमेशा। पार्ले जी का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो हो रहा था एक क्वांटिटी में, हम 10 रुपए का उसको बेच रहे थे। बहुत अच्छी बात है भाई, एक हम पार्ले जी बना रहे थे पूरे देश भर में, एक साल में 10 रुपए का बेच रहे थे, जीडीपी निकल के आई थी यहाँ पर 10 रुपए। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। 2025 में क्या हुआ, ठीक है, 2025 में हुआ है भाई कि इस जीडीपी इस उसी पैकेट का प्राइस बढ़ करके हो गया 15 रुपए। 15 रुपए। समस्या समझना, अगर हम जीडीपी के टर्म में बात करें तो भारत की जीडीपी 10 रुपए से बढ़ करके 15 रुपए हो गई है। लेकिन क्या यहां पर उत्पादन बढ़ा है? क्या यहां पर प्रोडक्शन बढ़ा है? नहीं। पहले भी एक ही पैकेट प्रोडक्शन हो रहा था, आज भी एक ही पैकेट प्रोडक्शन हो रहा है, बट इन्फ्लेशन के प्रभाव के कारण से, या फिर मैं कहूँ तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के प्रभाव के कारण से हमारी जीडीपी बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है। कौन सा समझ में आ रहा है कि बिना एक्चुअल प्रोडक्शन को बढ़ाए हुए हम केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस से और केवल हम लोग इन्फ्लेशन के कारण से जीडीपी को बढ़ा हुआ देख रहे हैं। ये तो खराब बात है ना भाई। दुनिया को क्या लगेगा कि यार 10 रुपए से बढ़ करके 15 रुपए हो गया, सरकार कह रही है अरे भाई मैंने तो जीडीपी बढ़ा दी इस देश की, 10 से 15 रुपए कर दी, 1.5 गुना जीडीपी बढ़ा दी। क्या वास्तव में बढ़ी है? नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है। तो मार्केट प्राइस पर या फिर करंट प्राइस पर जो जीडीपी कैलकुलेट किया जाती है, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है, ये बिना उत्पादन के बढ़े भी, ठीक है, या फिर बिना उत्पादन के कम हुए भी इन्फ्लेशन या फिर मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन, सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण से जीडीपी में चेंजेस दिखता है हम लोगों को। इसी पूरे जीडीपी को ध्यान समझिएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को, जीडीपी एट करंट प्राइस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या कहते हैं हम लोग? नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न जानते समस्या तब करेगा ना आपके लिए, जब वो मार्केट प्राइस लिखने की जगह पर सीधे लिखेगा नॉमिनल जीडीपी क्या है, तब लिखेगा सीधे नॉमिनल जीडीपी क्या है। मैं याद करने का तरीका उसको भी अभी आपको समझा दूंगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। समझ गया ना कि मतलब कोई आपसे प्रश्न पूछता कि नॉमिनल जीडीपी क्या, तो समझा पाओगे ना उसको एग्जांपल के साथ। मैं एग्जांपल के साथ ही समझाना कि देखो नॉमिनल जीडीपी ये होती है, अरे ऐसे में समस्या ही है, बिना प्रोडक्शन घटे या बढ़े हम जीडीपी में चेंजेस देख सकते हैं। अच्छा, मानो 2026 में यहाँ पर क्या हुआ, 2026 में बहुत भयंकर डिफ्लेशन आया, बहुत भयंकर मंदी आई, और मंदी कारण से इस पार्ले जी की जो बिस्कुट थी उसका प्राइस कम होकर के हो गया 5 रुपए। लोग सरकार पर कहने लगा अरे भाई तुमने भारत में जीडीपी कम कर दी, भारत का प्रोडक्शन कम कर दिया। क्या प्रोडक्शन कम हुआ? नहीं, लेकिन डिफ्लेशन के इंपैक्ट के कारण से, मुद्रा संकुचन के इंपैक्ट के कारण से हमारी जीडीपी कम हमको यहाँ पर दिखी, ठीक है।
तो रियल जीडीपी, सॉरी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट करेंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी की जो समस्या है वो ये समस्या, ठीक है। ये 3 जीडीपी समझ गए। अब समझो अगली जीडीपी, उसको हम लोग कहते हैं जीडीपी एट बेस प्राइस। अब देखो भाई, समस्या थी कि हम इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को नहीं मेजर कर पा रहे थे। इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को मेजर करना था, ठीक है। हमने क्या किया, हमने तय किया कि भाई अब से हम जब जीडीपी को काउंट करेंगे तो हम एक बेस ईयर ले रहे हैं 2011 और 12। हमारा जीडीपी हमेशा इस बेस ईयर के रेफरेंस में काउंट होगा। तो बेस ईयर क्या होता समझ गए, ठीक है। हम जब किसी बेस प्राइस पर बेस ईयर के संदर्भ में जीडीपी को काउंट करते हैं तो वो कहलाता है आपका रियल जीडीपी। ये है आपका वास्तविक जीडीपी, ठीक है। ये रियल जीडीपी, इसमें इन्फ्लेशन के प्रभाव को एलिमिनेट किया जा रहा है। बात समझ रहे हो? इसी को जीडीपी एट बेस प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं। मतलब अगर 2025 में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो उस प्रोडक्शन की तुलना हम लोग इसके मूल्य से करते हैं और फिर जीडीपी को बताते हैं। हम यहाँ पर इन्फ्लेशन के प्रभाव को नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो जीडीपी एट बेस प्राइस या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस या फिर रियल जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये इन्फ्लेशन के प्रभाव को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अभी भी समस्या क्या है, हमने देखा कि जो हमारा नॉमिनल जीडीपी था, जो हमारा मार्केट प्राइस वाला जीडीपी था, बाजारी मूल्य वाला जीडीपी था, उसमें टैक्स का प्रभाव भी शामिल था, उसमें सब्सिडी का प्रभाव भी शामिल था और उसमें इन्फ्लेशन का प्रभाव भी शामिल था। तो इन्फ्लेशन को तो हमने यहाँ पर बैलेंस कर दिया रियल जीडीपी में, लेकिन अभी भी टैक्स का और सब्सिडी का प्रभाव बचा हुआ है। अब बताओ टैक्स और सब्सिडी का प्रभाव कैसे कम होगा, जब हम फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी को काउंट करें, ठीक है। अगला टर्म यहाँ पर आपका आता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। बात समझ गए? इतनी बात समझ में आ रही है ना? अब देखो यहाँ पर एक बात और समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि भी हाल ही में करंट का अपडेट है, इस बात को नोट कर लेना। हाल ही में, ठीक है, जो मॉस्पी मिनिस्ट्री है उसने विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में, ना ये नाम पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में हमने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, एक कमेटी बनाई जो कि 26 सदस्यीय है। ये कमेटी करेगी क्या, तो ये भारत में जीडीपी के संदर्भ में जो बेस ईयर है, जो आधार वर्ष है, उसको चेंज करने को लेकर के सुझाव देने वाली है। सुझाव के अनुसार अभी का जो सुझाव लग रहा है वो इसके अनुसार 2022-23 इसको किया जाएगा, क्योंकि 2011-12 बहुत पुराना हो गया, ठीक है। तो इस बेस ईयर को चेंज करके अब 2022-23 करने की बात चल रही है और इसके लिए विश्वनाथ गोल्डर जी की अध्यक्षता में एक 26 सदस्यीय कमेटी यहाँ पर बनाई गई, ठीक है। इसका जो आंकड़ा 2026 से जारी होना प्रारंभ हो जाएगा, ऐसी बातें इस रिपोर्ट के अंतर्गत बताई गई, ठीक है। तो आप ये दो बातें समझ गए, जीडीपी एट बेस प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दो चीज हम लोग समझ गए। अब समझो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मैंने आपको फैक्टर कॉस्ट का एग्जांपल बहुत सिंपल तौर पर दिया था, मैं फिर से देने का प्रयास करता हूं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। मानो मानो एक ऐसा पेय पदार्थ है, ठीक है, एक ऐसा ड्रिंकिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। जो पेय पदार्थ है, उस पेय पदार्थ में भाई खासियत ये है कि वो चीज़ों को याद करने में हेल्प करता है। कोई बाबा जी ने बनाया है, ठीक है, किसी बहुत बड़े बिजनेस के अंतर्गत, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा पेय पदार्थ बनाया जो आपके याद करने की, जो आपकी स्मरण शक्ति उसको बढ़ाएगा, की बात है। तो जब इसको उन्होंने फैक्ट्री से निकाला, जब उसको उन्होंने फैक्ट्री से निकाला, इसका उनका जो कॉस्ट था वो 80 रुपये यहाँ पर बना, ठीक है। ये क्या है, ये फैक्टर कॉस्ट है। फैक्ट्री से निकलते जो कॉस्ट है वो फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। इसमें हमने देखा कि भाई सरकार कह रही कि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हमको लेंगे, हमको तो लेना पड़ेगा, तो उन्होंने इस पर 20 रुपये का इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर ले। लेकिन फिर सरकार ने ये भी बात बोला कि नहीं यार, देसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। यहाँ के बच्चों को जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी है, चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। तो उनके लिए क्या है, ठीक है, उनके लिए क्या है कि उनको इसको सस्ता करना जरूरी है, ठीक है। तो उन्होंने इस पर सब्सिडी देना प्रारंभ किया, समझना, उन्होंने इस पर सब्सिडी 10 रुपये देना प्रारंभ किया। अब मार्केट प्राइस निकल गया, आ गया 80 + 20 100 - 10 90 रुपये, ये आपका 90 रुपये। तो फैक्टर कॉस्ट ये 80 रुपये है और ये आपका 90 रुपये मार्केट प्राइस है। तो हम लोग फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि भाई मानो प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, सरकार केवल अपना इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाती जाए, या फिर सरकार पास सब्सिडी कम करती जाए, जीडीपी चेंज हो जाएगी ना, जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ऐसा लगेगा, लेकिन वास्तव में तो कुछ हो नहीं रहा है। इसीलिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कैलकुलेट किया जाता है, जहां पर हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मतलब जो नॉमिनल जीडीपी होता है, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस के प्रभाव घटाते हैं और सब्सिडी के प्रभाव को जोड़ देते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो? देखो यहाँ पर मैं बात और बोलूँगा आप लोगों से, यार चीज़ें ना आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, रिविजन करना पड़ेगा।
याद करना बहुत सिंपल टास्क है, मतलब अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे चीज़ें याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। मैं आपको बताऊँ, अब मैं सुबह, जैसे आप भी इस बात को कैलकुलेट करो ना, जब हम लोग कोई काम करते हैं में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, जैसे गाना सुनना। अभी मैं सुबह एक गाना सुना, तो बहुत पुराना गाना है, हम तुम कितने पास हैं कितने दूर हैं चांद सितारे, ठीक है, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, ठीक है। अब ये गाना मैंने सुबह सुना, गाना मुझे याद हो गया, क्यों? मैंने याद करने बैठा नहीं था, याद इसलिए हुआ क्योंकि हमारा इंटरेस्ट वहाँ पर आ रहा है। सेम काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है, कि सुनो ना कि आपको चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। इसी गाने में है ना कि ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम, यही चीज़ जो है, ठीक है, मन को बहुत प्यारे लगते हैं। तो भाई आपको जो चीज़ प्यारी लगती है वो है आपकी तैयारी, आपका सिलेक्शन। तो मेरा बहुत सिंपल सजेशन है, रिवीजन करो, रट्टा मारो, और उसको मारने के लिए ना उसको निगेटिव सेंस में मत लो कि सर रट्टा नहीं आ रहा है। भाई आप बचपन से चीज़ों को रटते आ रहे हो, आप बचपन से किसी भी चीज़ को रटते आ रहे हो, बस यहाँ पर आप एफर्ट नहीं करना चाह रहे हो, वो एफर्ट आपको करना ही पड़ेगा। इस बात पर फोकस करिए, ठीक है, और इसको करना आप लोग स्टार्ट करो, ठीक है, समझ गए? चलो भाई, मैं थोड़ा सा भटक गया था चीज़, बट मैं फिर से वापस आता हूँ आप लोग के इस टॉपिक पर। अगला अगला टॉपिक है जीडीपी डिफ्लेक्टर। अब ये क्या होता है? डिफ्लेक्टर मतलब अपस्फीति कारक कहा जाता है, जीडीपी अपस्फीति कारक कहा जाता है। कई बार पूछ लेता है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर का मतलब बहुत सिंपल सा है, आप इसको ऐसे लिख लो, नॉमिनल अपॉन रियल, एन अपॉन आर की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है, एन अपॉन आर की बात की जा रही है। एन पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो एन को हमने ऊपर रखा है, आर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नीचे आता है, बाद में आता है, तो आर को हमने नीचे रखा है। तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेक्टर कहलाते हैं। ये हम लोग क्यों करते हैं? ये जो इन्फ्लेशन होता है ना, तो आपको पता है कि रियल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को ही कम कर रहे थे, ठीक है। तो जब हम नॉमिनल और रियल का रेशियो लेते हैं, तो ये जो फैक्टर निकल करके आता है, इसको जीडीपी डिफ्लेक्टर कहा जाता है, जीडीपी अपस्फीति कारक कहा जाता है। ये इन्फ्लेशन को मेजर करने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। आप कहोगे सर आपने इन्फ्लेशन के टॉपिक में क्यों नहीं पढ़ाया, वहां पर तो आपने केवल WPI CPI पढ़ाया था, याद है आप लोगों को मुद्रास्फीति वाला टॉपिक? WPI CPI जो करता है ना, वो एक बास्केट की बात करता है, मतलब समझा था ना कि एक बास्केट है, उसमें कुछ वस्तुएं हैं, हम साल भर में उस वस्तुओं के प्राइस में चेंजेस को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जीडीपी डिफ्लेक्टर जो होता है, ये पूरे जीडीपी में होने वाले चेंजेस को मेजर करता है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, WPI CPI कंपैरिजन में ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये पूरी अर्थव्यवस्था को कवर करता है, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर के इस कॉन्सेप्ट को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखना, ठीक है। चलो भाई, जीडीपी के संदर्भ में एक नया टर्म आया आगे चल करके 1980s के टाइम पीरियड में। आपको पता है इसी टाइम पीरियड में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी कॉन्सेप्ट को देखा था यहाँ पर, ठीक है, लैंड रिपोर्ट और वो सब चीजें वहां पर आई। तो ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट भी 1980s के दशक में गढ़ा गया था। है क्या ग्रीन जीडीपी? ग्रीन जीडीपी का मतलब बहुत सिंपल सा है, भाई देखो हम लोग कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हम जीडीपी बना रहे हैं, उस जीडीपी में समस्या ये मेरे भाई कि बहुत सारे प्रोडक्शन के कारण से, इंडस्ट्रियल यूज के कारण से पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, निगेटिव असर यहाँ पर पड़ रहा है। जब हम जीडीपी में से उस निगेटिव असर को माइनस कर देते हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये आपका ग्रीन जीडीपी। कैसे करेंगे समझना, भाई हमने जीडीपी निकाला, मानो 100 रुपये, इस जीडीपी के बनाने के चक्कर में हमारी इंडस्ट्री को फ्यूल की आवश्यकता थी। हमने क्या किया, एक जंगल में से बहुत सारे पेड़ काटे और उस पेड़ को काट करके हमने इसको फ्यूल प्रोवाइड किया। लेकिन हमने पेड़ का तो नुकसान किया ना, अभी तक हम जीडीपी में इस नुकसान को काउंट नहीं कर रहे हैं। पेड़ तो यार नेचुरल है, मिल जाएगा सबको आराम से, हम इस बात पर चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये समस्या है, तो हम उस पेड़ के मॉनेटरी वैल्यू को जब काउंट करते हैं, हम उस इंडस्ट्री से निकलने वाले जो पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन, जो धुआं है, उसको जब काउंट करते हैं और उसको जीडीपी की मॉनेटरी वैल्यू में से माइनस करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो होती है ग्रीन जीडीपी। मतलब ग्रीन जीडीपी क्या है? तो ग्रीन जीडीपी, जीडीपी को जब हम इन्वायरमेंट के आधार पर चेंज करते, संशोधित करते हैं, तो आपका ग्रीन जीडीपी कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। बहुत सिंपल और बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पर आप लोगों का, ये बहुत सिंपल और बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पर है, इस बात को आप लोग, ठीक है। अब और चीज देखो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। अभी रिसेंट का यहाँ पर एक अपडेट आया है कि जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ पर अपने राज्य की जीडीपी में जो इन्वायरमेंट के जो इकोसिस्टम है
ठीक है, उसके वैल्यू को कंसीडर किया। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ की जीडीपी में फॉरेस्ट इकोसिस्टम के वैल्यू को भी शामिल किया है। और ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये रिसेंट की न्यूज़ है, मुझे लगता है कि अभी 2 से 3 महीने पहले की ये करंट अफेयर्स का न्यूज़ है। तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। ठीक, अच्छा भाई, आप भूटान के संदर्भ में पढ़ते हो कि भूटान एक ऐसा देश है जो अपने यहाँ पर जीडीपी को काउंट करने की जगह पर वो ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट को काउंट करता है। ठीक है, वो सकल खुशहाली सूचकांक को काउंट करता है और वो बताता है कि हम किस प्रकार से खुश रह सकते हैं, हम उसके आधार पर अपने जीडीपी को काउंट करते हैं। ठीक है, वो जीडीपी कॉन्सेप्ट को नहीं निकालता, वो हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर अपने आके प्रोडक्शन को काउंट करता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा भाई, और देखो ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, अब ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, इस बात को समझने का प्रयास करो। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब ये है कि ट्रांसफर पेमेंट, देखो मैं ये समझा इसलिए रहा हूँ कि हम नेशनल इनकम या जब जीडीपी काउंट करते हैं तो ट्रांसफर पेमेंट को वहाँ पर काउंट नहीं करते। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या है? ये आपका है हस्तांतरणीय भुगतान। क्या समझिएगा? जैसे कि मानो आपको आपकी पढ़ाई के बदले, मतलब आप अच्छा काम करो, अपना काम करो, पढ़ाई करो, तो आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है, आपको पेंशन मिल रहा है, आप कोई काम नहीं करो, जब आपको पेंशन मिल रहा है आप उस समय कोई काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको पेंशन दिया जा रहा है। ठीक है, आपको कुछ ग्रांट दिया जा रहा है, आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। ये मतलब नहीं मिलना चाहिए, बहुत दुख की बात है, बेरोजगार तो नहीं होना चाहिए भाई, रोजगार करो, जॉब सैलरी मिलनी चाहिए, बट बेरोजगारी भत्ता जब मिल रहा है, या फिर आपको कुछ गिफ्ट मिल रहा है, या फिर आपको डोनेशन मिल रहा है, ये सब चीज़ें क्या है? ये बिना किसी किए गए कार्य के बदले में, बिना किसी प्रोडक्शन के बदले में मिलने वाले पैसे हैं। ध्यान से समझना, इन पैसों के मिलने का कारण प्रोडक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ उत्पादन किया है तो आपको पैसे मिल रहे हैं। और यही रीजन है कि नेशनल इनकम में या फिर जीडीपी में हम लोग इस चीज को कंसीडर नहीं करते, चीज को काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं है, ये केवल पैसों का हेर फेर है। भाई ठीक है, हमने क्या किया, हमने हमारे पास कुछ पैसे आए थे, उसका हमने पुनर्वितरण कर दिया, रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, सरकार के पास 100 रुपए बचे थे, सरकार ने कहा कि 10-10 रुपए 10 लोगों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। प्रोडक्शन नहीं हुआ है, हम यहाँ पर वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और यही पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना। ठीक है, बात समझ गए? चलो अगला देखो भाई। अब ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इस पर पीआईक्यू में आपके प्रश्न पूछा गया है, ध्यान समझिएगा। और रिसेंट में इस पर बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिबेट हुआ है, तो इसको हम लोग को समझना जरूरी है। एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर राजकृष्ण, 1981 में वो अमेरिका में भाषण देने गए। उन्होंने वहां पर एक टर्म गढ़ा, एक टर्म को क्रिएट कर उन्होंने एक टर्म दिया। उन्होंने कहा कि देखो भारत का विकास इसलिए नहीं हो रहा है, उनका स्टेटमेंट था, भारत का विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भारत की जो लोग हैं, जो भारत के हिंदू परंपरा है, ठीक है, वो विकास के अनुकूल नहीं, वो डेवलपमेंट के फेवर में नहीं है। मतलब ध्यान समझिएगा, उन्होंने उस समय में भारत में न होने वाले विकास के लिए किसको जिम्मेदार कहा? उसने कहा कि हिंदू परंपरा जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। क्या समझिएगा, मैं आपको जो फैक्ट है समझा रहा हूं। और इसी में उन्होंने कहा कि भारत की जो ग्रोथ रेट है उसको हम लोग कह रहे हैं हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू वृद्धि दर। और हिंदू ग्रोथ रेट उस समय लगभग 3.5% के अराउंड थी। ठीक है, मतलब जो उस समय भारत की जो ग्रोथ रेट थी वो 3.5% के अराउंड थी। और उसको उन्होंने हिंदू ग्रोथ रेट का और उसका कारण कहा कि भारत की हिंदू परंपरा विकास के अनुकूल नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये बात समझ गए आप लोग। मानो प्रश्न पूछा कि हिंदू ग्रोथ रेट क्या है, तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत के जीडीपी का जो ग्रोथ रेट रहा है उसको एक टाइम पर किसी व्यक्ति के द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा? प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा। ये प्रश्न पूछा कि किस व्यक्ति ने इस टर्म को गढ़ा था? प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा हिंदू ग्रोथ रेट के कॉन्सेप्ट को गढ़ा गया। इतनी बात समझ में आ रही है? हाल ही में डिबेट ये हो रहा है अब, ठीक है, डिबेट ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे हमारे, वो पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि 1980s के टाइम पीरियड में, ठीक है, 1980s के टाइम पीरियड में जब हिंदू ग्रोथ रेट के कॉन्सेप्ट को गढ़ा गया, उस समय डेवलपमेंट न होने के पीछे कारण था उस समय का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, उस समय का जो वित्तीय कुप्रबंधन था वो इसका जिम्मेदार था। लेकिन जिम्मेदार किसको बता दिया गया? तो हिंदू परंपरा को उन्होंने, आपको पता है, देखिए ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि हर सरकार अपने फेवर में चीजों को गढ़ने का प्रयास करती है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि भाई हिंदू परंपरा उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। क्यों जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि आज आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम लोग भारत रेट ऑफ ग्रोथ से आगे बढ़े। ठीक है, समझना, अब ये एक नया टर्म उन्होंने कर दिया, भारत रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो आज भारत की अर्थव्यवस्था, आपको ये पता है, ये बात तो फैक्ट है कि वर्ल्ड बैंक भी कहता है, आईएमएफ भी कह रहा है कि भारत इस समय विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था है। ये बात आपको पता है, ये बात सिंपल सी है। ठीक है, तो भाई हमारी आज भी तो हमारे यहाँ हिंदू परंपरा ही चल रही है, लेकिन आज भारत का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, ग्रोथ रेट बहुत तेजी से आगे बढ़ी। क्यों? क्योंकि
वो कारण नहीं था जो कारण उस समय दिखाया गया, ऐसा गवर्नमेंट का माना, ऐसा प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है। तो ये 2 टर्म आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। प्रोफेसर राजकृष्ण जी 1981, हिंदू ग्रोथ रेट, अभी भारत रेट ऑफ ग्रोथ, ये पूरा करंट अफेयर्स का टॉपिक यहाँ पर इंक्लूडेड था। अब कुछ बातें और समझना। नेशनल इनकम कमेटी 1949 में स्टेब्लिश की गई थी पीसी महालनोबिस जी की अध्यक्षता में। पीसी महालनोबिस बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भारत के संदर्भ में, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। पीसी महालनोबिस जी का जो बर्थ डेट है, ठीक है, जो उनका जन्म दिवस है, उस जन्म दिवस को हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है, मतलब स्टैटिस्टिक डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। अब कमेंट देखो, आज का आप लोगों का पहला होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताना है कि नेशनल स्टैटिस्टिक डे जो कि पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी डेट क्या है। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। राष्ट्रीय आय समिति जो कि 1949 में बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस जी, उसके 2 अन्य सदस्य थे, एक का नाम था वीके आरवी राव और दूसरे थे गॉडगिल साहब, ठीक है। ये 2 नाम आप लोग ध्यान रखोगे, क्लियर है। अगला टॉपिक समझो, यहाँ पर अगला टॉपिक एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, मैंने आपको पहले क्या समझाया था कि जो कुजनेट साहब थे, जिन्होंने पूरे विश्व में नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को गढ़ा था, ठीक है, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को गढ़ा था, उनके नाम पर एक हम लोग कर्व पढ़ते हैं, उसका नाम है इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व, ठीक है, पर्यावरणीय कुजनेट्स कर्व। ये जो पर्यावरणीय कुजनेट्स कर्व है, ये पर कैपिटा जीडीपी और इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंटल डिप्लेशन है, जो पर्यावरणीय लॉस है, उसके बीच के संबंध को दर्शाता है। ये तो इसने क्वेश्चन में ही बता दिया। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो इन्वायरमेंट कुजनेट्स कर्व है उसका आकार कैसा होता है। पहली बात समझो, देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम इसमें जो चीजों को संबंध दर्शा रहे हैं पर्यावरणीय कुजनेट्स कर्व के आधार पर, वो है आपका यहाँ पर कैपिटा जीडीपी, पर मैं लिख दे रहा हूँ पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी को हम लोग लिख रहे हैं एक एक्सेस पर, दूसरे पर हम लोग लिख रहे हैं पर्यावरणीय लॉस, जो इन्वायरमेंटल लॉस है उसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, और इन दोनों के मध्य में संबंध को हम लोग देख रहे हैं। संबंध सोचो, आपको नहीं पता, कुछ नहीं पता, आपको कर्व नहीं पता, आपने कर्व आज तक नहीं देखा, लेकिन आपको ये पता है कि पर कैपिटा जीडीपी और इन्वायरमेंटल लॉस के मध्य में संबंध को दर्शाया जा रहा है, जो कि क्वेश्चन में ही लिखा गया है। हम अब अपना यहाँ पर दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं भाई, मानो जब जीडीपी 0 रही होगी तो क्या कुछ लॉस हो रहा होगा इन्वायरमेंट को? नहीं लॉस हो रहा होगा, ठीक है, हम ये मान के चलते लॉस उस समय नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। जैसे तो जीडीपी बढ़ना स्टार्ट हो, मतलब क्या हो रहा है, इंडस्ट्री स्टेब्लिश होना स्टार्ट हो रही है, इंडस्ट्री स्टेब्लिश होंगी तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल लॉस तेजी से बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब जीडीपी अच्छी खासी होगी और इन्वायरमेंटल लॉस भी बहुत अच्छा खासा होगा, लेकिन इसके बाद से जीडीपी भले बढ़ रही हो लेकिन इन्वायरमेंटल लॉस कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो कर्व बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। आपको सर ये कैसे समझ में आया? कुछ समझ में तो नहीं आया, देखो समझाता हूँ। इस पॉइंट से पहले ये जो आपका पूरा एरिया, ये क्या है, ये डेवलपिंग नेशन से, ये अनडेवलप्ड नेशन है। जब कोई देश विकास करने के पहले चरण में होता है तो वो अपने यहाँ पर इंडस्ट्री की स्थापना कर रहा होता है, बहुत सारे उद्योग लगाएगा, चाहे आप यूरोप का देख लो, चाहे आप अमेरिका का देख लो, चाहे आप अभी प्रेजेंट टाइम भारत का हालत देख लो। हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रियों की स्थापना कर रहे हैं, हम रोड पेड़ काट करके सड़क बना रहे हैं, हम पहाड़ काट के सड़क बना रहे हैं, हम नदियों को मोड़ करके कुछ और काम कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट फेज में, तो हम पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ रही है हम पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अमेरिका डेवलप हो गया, यूरोप डेवलप हो गया, तो वो क्या कह रहा है, अब उसके यहाँ भले जीडीपी बढ़ रही है लेकिन वो किस बात पर डिस्कशन कर रहा है, आप डिस्कशन कर रहा है कि नहीं यार पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना है। हम वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन में बैठ करके इस बात पर डिस्कस करेंगे कि कैसे कार्बन का इमिशन कम किया जाए। तो इनकी जीडीपी अभी भी बढ़ रही है लेकिन इनका फोकस अब पर्यावरण यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर डेवलपमेंट फोकस नहीं है, डेवलपमेंट तो इनका हो चुका है ऑलरेडी। अब देखो समस्या क्या आती है ना, इसी केस में फिर ये डेवलप्ड नेशन क्या करते हैं, अपने किए गए कर्मों का जो फल है वो हम लोगों के ऊपर थोप देते हैं, डेवलपिंग नेशंस के ऊपर। अब वो कहते हैं यार मैं तो डेवलप हो चुका हूं, अब मैं जो भी करूंगा तो मैं पर्यावरण के प्रति करूंगा, लेकिन तुम जो डेवलपिंग नेशन हो तुम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो एक काम करो अब से तुम नुकसान पहुंचाना बंद कर दो। तो क्या कोई नेशन रुकेगा ऐसे? कोई भी अनडेवलप्ड कंट्री, कोई भी डेवलपिंग नेशन रुकेगा नहीं। तो यही है भारत और डेवलप्ड नेशंस के मध्य में एक विवाद का बहुत बड़ा कारण, ठीक है, तो बात समझ गए। तो इन्वायरमेंट कुजनेट्स कर्व जो है वो पर्यावरण लॉस और पर कैपिटा जीडीपी के मध्य में संबंध को दर्शाता है, जो कि उल्टे यू आकार का बनता है, ठीक है, उल्टे यू आकार का बनता है। इतनी बातें समझ में आ गई, बेसिक टॉपिक था, ठीक है। आप यहाँ पर देख भी रहे हो कि इन्वायरमेंट खराब होना स्टार्ट हो रहा है और एक पॉइंट के बाद क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट इंप्रूव करना स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और समझो, अभी रिसेंट का न्यूज है 2 महीने पहले का,
कि भारत 2025 में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ठीक है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की बन चुकी है। पहली बात, बहुत खुश होने की बात नहीं, हाँ अचीवमेंट है, हम 5वें पर थे, हम चौथे पर आ गए, दैट्स वेरी गुड, नो डाउट। मतलब वास्तव में ये अच्छी बात है कि हम 5वें से चौथे स्थान पर आ गए, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं अच्छी बात है, समझिएगा भाई। अगर आप बाकी देशों से तुलना करोगे तो पर कैपिटा जीडीपी निकालो ना। आपको पता कि हमारे यहाँ पर जनसंख्या इतनी ज्यादा है, बाकी देशों में जनसंख्या ही नहीं है। आप तुलना करो जापान से, जापान में कितनी पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी वो जीडीपी में हमसे बहुत आगे थे। तो हम अगर पर कैपिटा जीडीपी पर जाएं तब हमको रियल मेजरमेंट समझ में आएगा कि भले हम 5वें से चौथे स्थान पर आ गए, दैट्स वेरी गुड, बट अभी भी एक बहुत बड़ी तरक्की बची है, क्योंकि पर कैपिटा जीडीपी के संदर्भ में हम बहुत पीछे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब यहीं पर मैं कुछ पॉइंट आपको और समझा देता हूं। चलो, यहां पर आपको होमवर्क नंबर 2 है भाई। 1, 2 और 3 इन स्थानों पर जीडीपी में कौन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके यहां पर बताना है। ठीक है, एक बात और समझो, हम लोग चूंकि इनकम की बात कर रहे थे तो मैं आप लोगों की भी इनकम की बात कर लेता हूं। ठीक, एक है पे कमीशन, पे कमीशन, वेतन आयोग जिसको हम लोग कहते हैं। भारत में जो वेतन आयोग बने हैं अभी तक वो कुल 7 है। 8वां हम लोग का भी मतलब काम चल रहा है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां काम चल रहा है। भारत में जो सबसे पहला वेतन आयोग बनाया गया था वो बनाया गया था 1946 में। ठीक है, अब कुछ बातों को समझना। जो पे कमीशन होता है, जो वेतन आयोग होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, उसके अंतर्गत आपका पे कमीशन का निर्माण किया जाता है। पे कमीशन की जो सिफारिश होती है वो सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, मतलब सरकार उसको माने या ना माने सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, हर 10 वर्षों में सामान्य तौर पर, मतलब कोई रूल नहीं है, लेकिन हर 10 वर्षों में हम लोग पे कमीशन का निर्माण करते हैं। जैसे कि जो 7वां पे कमीशन था उसका निर्माण 2014 में हुआ था, 2016 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, और 2016 से 2026 तक के लिए इसकी रिपोर्ट सामान्य तौर पर वैलिड थी। ठीक है, 2026 तक की। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2025। तो अब सरकार क्या कहेगी कि भाई एक ऐसा करो, 8वां वेतन आयोग बनाओ जिसकी रिकमेंडेशन 2026 के बाद से क्या करेंगे, हम लोग लागू करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों के 8वें वेतन आयोग पर काम होने वाला है। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब में है, ध्यान समझना। अच्छा, वेतन आयोग जो होता है, जो पे कमीशन होता है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करता है, प्राइवेट एम्प्लॉयज की नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी और उनके पेंशन की यहाँ पर बात होती है। ये दो बातें ध्यान रखिएगा। सामान्य तौर पर 10 वर्षों में इसका गठन किया जाता है। जो 7वां वेतन कमीशन था, वेतन आयोग था, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे AK माथुर। वेतन आयोग का एक ये है, बहुत मतलब एक ट्रेडिशन है कि जनरली सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड, देखो कहीं पर रूल नहीं, मैं जहां पर मैं समानता शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, समानता मतलब ये ट्रेडिशन में। ठीक है, कि ट्रेडिशन में 10 साल में इसका गठन किया जाएगा। ट्रेडिशन है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता AK माथुर जी ने यहाँ पर की थी। ठीक है, ये सब बातें आप लोगों को पे कमीशन के संदर्भ में ध्यान रखना है, क्योंकि एक छोटा सा अलग से टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को जोड़ दिया। यहीं पर कुछ बातें और समझो। जो पे कमीशन होता है वहां पर हम लोग 2 टेक्निकल टर्म को और समझते हैं। जैसे अगर आप अभी भी गूगल पे सर्च करोगे पे कमीशन, तो आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक जिसको हम कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर, अब ये फिटमेंट फैक्टर क्या है, इस बात को समझिए। तो फिटमेंट फैक्टर एक फॉर्मूला होता है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर, ठीक है, कि सैलरी किस दर से आगे बढ़ेगी उसको डिसाइड करता है। मतलब मानो कोई फाइनेंस कमीशन, कोई पे कमीशन था, कोई वेतन आयोग था, उसने कुछ रिकमेंडेशन अपने सरकार को दी। सरकार ने उस रिकमेंडेशन के आधार पर एक फैक्टर बनाया कि भाई इतने फैक्टर से हम क्या करेंगे, लोगों की सैलरी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। प्रश्न पूछा गया हाल ही में चर्चा में रहा फिटमेंट फैक्टर क्या है, तो फिटमेंट फैक्टर पे कमीशन के द्वारा जो सजेशंस होते हैं उनके आधार पर सैलरी को बढ़ाने के लिए एक फैक्टर के तौर पर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, इसी मल्टीप्लायर से, इसी गुणक से सैलरी इंक्रीज की जाती है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि पे कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर होती है। ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर समझ गए। यहीं पर एक बात और समझो, डियरेंस अलाउंस होता है। डियरेंस अलाउंस क्या होता है, महंगाई भत्ता कहा जाता है इसको। ठीक है, जो डियरेंस अलाउंस होता है, जो महंगाई भत्ता होता है, ठीक है, वो सिंपल सी बात है, महंगाई भत्ता तो इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, जब मैं आप लोगों को इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ाता हूँ, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था CPI, तो मैंने क्या कहा था, देखो CPI अभी जो जारी होता है, एक उसमें होता है ऑल इंडिया, याद है आप लोगों को, एक रूरल था, एक अर्बन था, एक ऑल इंडिया वाला था। ठीक है,
ऑल इंडिया वाला जो सीपीआई होता है, इसी के आधार पर, इसी के पैरामीटर पर हम लोग आज भी डियरेंस अलावेंस, महंगाई भत्ता को कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि सरकार अपने मन से बताती है, सरकार के पास जो फैक्टर्स होते हैं, सरकार जो जो डाटा होता है, उसी के आधार पर चीजें तय की जाती है। ठीक है, तो ऑल इंडिया सीपीआई के आधार पर, अखिल भारतीय जो सीपीआई होता है उसके आधार पर हम लोग डियरेंस अलाउंस के यहाँ पर घोषणा करते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हो गया फिटमेंट फैक्टर, ये सब चीजों को लेकर। ठीक है, बात समझ गए? अब देखो भाई, अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक है भारत में प्लानिंग। ठीक है, भारत में नियोजन। अब नियोजन का मतलब है क्या, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? भाई हमने पहले से एक टारगेट सेट किया कि हमारा ये टारगेट है, हमको ये चीज़ें प्रोडक्शन करनी है, हमको भारत में जो हमारे पास रिसोर्स है उनका इस प्रकार से ऑप्टिमम यूज करना है। ये हमने यहाँ पर सबको डिस्कस किया। तो आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हमारे कुछ टारगेट पहले से तय होते हैं। ठीक है, समझिएगा, कुछ निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम, हमारे पास जो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स है उनका किस प्रकार से एफिशिएंट और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जा सके, यही है इकोनॉमिक प्लानिंग। भारत में अगर आपको पता है तो 1947 से पहले भी इकोनॉमिक प्लानिंग हुई है, क्या समझना। 1947 के बाद हमने यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, 5 ईयर प्लान को हमने यहाँ पर स्टार्ट किया। 5 ईयर प्लान का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया, तो वो सोवियत संघ से यहाँ पर लिया गया। ठीक है, बात समझ रहे हो? जो यूएसएसआर था उस टाइम पर, यूएसएसआर से हमने अपने यहाँ पर 5 ईयर प्लान के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया था। क्लियर है? भारत में जो प्लानिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल के कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में, मतलब केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग इसके संदर्भ में कानून बना सकते हैं, अपना अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग है, जो प्लानिंग है वो कंकरेंट लिस्ट में है, इस बात को ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि भारत में प्लानिंग का जन्म कैसे कैसे हुआ। तो भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग का जो सबसे पहला डिस्कशन देखने को मिलता है वो मिलता है 1934 में, 1934 में। एम विश्वेश्वरैया बहुत खतरनाक व्यक्ति थे, मतलब बहुत शानदार व्यक्ति थे। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया जी ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ध्यान रखना, बुक के नाम आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो कि एम विश्वेश्वरैया जी ने लिखी थी, उन्होंने उसमें सबसे पहले भारत में प्लानिंग की बात कही, और इसीलिए भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, ठीक है, मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, वो आपका विश्वेश्वरैया जी को कहा जाता है। बात समझ रहे हो? फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग और फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग एम विश्वेश्वरैया जी, इंडियन प्लानिंग पीसी महालनोबी जी। पीसी महालनोबी जी वही है जो, जिसको मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय आय कमेटी, नेशनल इनकम एक कमेटी बनाई गई थी, सैलरी कमेटी बनाई गई थी 1949 में। ठीक है, इसमें 2 सदस्य थे, एक राव और एक गाडगिल जी। ठीक है, याद है? तो ये पीसी महालनोबी जी है, जी जो है, इनको फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है, दो बातें ध्यान रखिए, दो बातें अलग अलग, दोनों बातें आप लोगों को याद करनी है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, आपको पता होगा वो पूरा अधिवेशन का जो पूरा सेशन चला था, ठीक, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, उनके चेयरमैनशिप में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की थी। तो यहाँ से भी भारत की प्लानिंग का प्रोसेस आगे बढ़ता है। इसके बाद 1944 में, ठीक है, श्रीमन नारायण अग्रवाल जी के द्वारा गांधीयन प्रिंसिपल पर गांधीवादी प्लान तैयार किया गया। प्रश्न का पूछेगा कि 1944 में गांधीवादी योजना किसने तैयार की, तो श्रीमन नारायण अग्रवाल जी के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, इतनी बातें याद रखना। अच्छा, और देखो भाई, 1944-45 के ड्यूरेशन में मुंबई में 8 इंडस्ट्रियस, जो 8 उद्योगपति थे, उसमें 8 उद्योगपति के नाम आप लोग दे सकते हो, टाटा जी थे, बिरला जी थे, ठीक है, आरदेशिर दलाल थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर थे, जॉन मथाई थे, लाला श्रीराम थे, कस्तूरा भाई लाल भाई थे, एडी श्राफ थे। नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है, लेकिन 1944-45 में 8 उद्योगपति बैठते हैं और भारत के आर्थिक विकास के लिए एक प्लान तैयार करते हैं। तो कहा गया अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और इसी प्लान को हम लोग बॉम्बे प्लान या फिर टाटा बिरला योजना के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न क्या पूछता है कि बॉम्बे प्लान कब आया था, तो 1944-45 में। टाटा बिरला योजना कब आई थी, 1944-45 में। ठीक है, बात समझ रहे हो? भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग का पूरा प्रोसेस समझना कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले विश्वेश्वरैया जी आते हैं, फिर आपका सुभाष चंद्र बोस जी आते हैं, फिर श्रीमन नारायण अग्रवाल आते हैं, फिर बॉम्बे प्लान बनता है। ये सब एक घटनाक्रम के साथ चल रहा है। आगे चल करके एम.एन. रॉय जो थे, जो आपको पता है कम्युनिस्ट थे, भारत में साम्यवादी थे, उन्होंने भारतीय श्रमिक संघ की ओर से
रूसी योजना से प्रेरित होकर के एक पीपल्स प्लान बनाया। ठीक है, प्रश्न पूछेगा पीपल्स प्लान किसके द्वारा बनाया गया, तो एमएन रॉय और भारतीय श्रमिक संघ, दो चीजों का नाम ध्यान रखना। 1950 में भारत की आजादी के पश्चात जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा एक सर्वोदय योजना तैयार की गई। ठीक है, सर्वोदय योजना यहाँ पर तैयार किया गया जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, जो कि शोषण विहीन समाज की स्थापना की बात। ठीक है, तो सर्वोदय योजना समझ में आ गई आप लोगों को। 1950 में अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से हम प्लानिंग कमीशन का गठन करते हैं, योजना आयोग का यहाँ पर निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसकी अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1951 से भारत में 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टार्ट। बात समझ गए, 5 ईयर प्लान क्या है। योजना आयोग को फिर हमने क्या किया, 1 जनवरी 2025 नहीं सॉरी 2015 1 जनवरी 2015 को हमने नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की, और अभी रिसेंट में 2025 में नीति आयोग के 10 वर्ष यहाँ पर पूरे हुए हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो नीति आयोग के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, योजना आयोग हट चुका है। ये दोनों की स्थापना केवल कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था, ना तो ये संवैधानिक निकाय है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ना ही ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये दो बातें आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो भाई और क्या, अब मैं आपको समझाता हूँ, समझाता क्या हूँ मैं आप लोगों को, ये होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर क्या दिया है, हमने दिया जितने 5 ईयर प्लान हमारे थे, जैसे कि 12 पंचवर्षीय योजना आपको देखने को मिले, 1 2 3। ठीक है, अब आगे आओगे तो आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 के मध्य तक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्यों, 2015 में आपको पता है कि नीति आयोग की स्थापना हो चुकी है, तो इसके बाद से नीति आयोग जिम्मेदारी अपना लेगा। तो 5 ईयर प्लान 12th 5 ईयर प्लान लास्ट प्लान था, जो कि 2012-17 के बीच में आया था। ठीक है, इसका टारगेट क्या था, तो फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये हमारा टारगेट था, तीव्रतर अधिक समावेशी और धारणीय विकास। तो मैंने आपको 12 पंचवर्षीय योजनाओं का जो ये टारगेट है, मतलब जो आपका मॉडल रहा, जैसे कि पहला 5 ईयर प्लान हैरोल्ड डोमन मॉडल पर था, दूसरा महालनोबिस मॉडल पर था, तीसरा फिर आपका महालनोबिस मॉडल पर था, जो कि जे सैंडी के डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल और सुखमय चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल का एक कॉम्बिनेशन था। ठीक है, अब देखो 4th प्लान जो था वो गॉडगिल योजना से था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974-79 मतलब ये इमरजेंसी के बाद की घटना तक लगभग है। ठीक है, वहां पर गरीबी हटाओ का नारा बहुत तेजी से चला था उस समय, आपको ये आपने नारा सुना होगा, गरीबी हटाओ वाला नारा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर ये जो 12 पंचवर्षीय योजना है, इनके पूरे मॉडल, इनका टारगेट प्लस आप ध्यान समझना, मैंने आपसे कहा ना कि देखो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है कि हम एक पूर्व निर्धारित टारगेट से, तो लक्षित विकास दर, एक लक्षित डेवलपमेंट रेट है, उस रेट से हम अपने प्लान को सेट करते हैं। ठीक है, फिर कुछ रेट हमको अचीव होता है। भाई हमने टारगेट सेट किया था कि हम आज 10 घंटा पढ़ेंगे, हम पढ़े 8 ही घंटा, तो हमारा जो डिसाइडेड टारगेट था और जो अचीव टारगेट है उन दोनों में अंतर होगा ना। तो टारगेट और अचीव टारगेट में जो डिफरेंस, उस बात को भी समझना है। आप कहोगे सर कैसे याद करने हैं, याद भले मत करो, लेकिन देखो स्टार्टिंग के 4 पंचवर्षीय योजनाएं डिटेल में पढ़ना, 12वीं पंचवर्षीय योजना डिटेल में पढ़ना। ठीक है, बाकी बीच का अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देखो एक बात यहाँ पर और समझनी है कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमने जो अपना टारगेट सेट किया था, बहुत कम टारगेट सेट किया था। भारत मतलब एकदम ऐसे होपलेस था, अरे यार एक काम करो 2% टारगेट सेट कर दो। ठीक है, अब 2% सेट किया यार, तो अचीव तो कर ही लोगे हमारा। जैसे आपने आज टारगेट सेट किया कि आज मैं पूरे दिन भर में 1 घंटा पढ़ूंगा, यार 2 घंटा पढ़ लिया तो आपने टारगेट अचीव कर लिया, इस बात की खुशी मनाने लायक तो है नहीं। लेकिन बट ठीक है, उस समय का जो इकोनॉमिक कंडीशन था, उस समय जो सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंग हमने 2.1% का टारगेट सेट किया था, हमने 3.6% अचीव किया। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना में हमने अपने लक्ष्य टारगेट से ज़्यादा अचीव किया था। ये वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा भाई, दूसरे में हमने कम अचीव किया, तीसरे में फिर हमने कम अचीव किया। ठीक है, तो ये सब बातें अगर आप लोग यहाँ पर पैरामीटर के तौर पर देखते चलना। ठीक है, अच्छा 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी देख लो कि 8% था, 7.5% में अचीव किया। इसके बाद से यहाँ पर नीति आयोग आ चुका है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो ये टारगेट है, फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, इस बात को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, बीच में आपको कहीं कहीं पर कुछ ब्रेक देखने को मिलेगा, जैसे कि पहली, दूसरी और तीसरी के बाद आपको प्लान हॉलीडे यहाँ पर देखने को मिलेगा 1966 से 69 में। क्यों, इस समय बहुत सारे युद्ध चल रहे थे। ठीक है, उस युद्ध के कारण से चीज़ों को ब्रेक लगाना पड़ा था, कुछ नई एनुअल प्लान यहाँ पर लेकर के आना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि इमरजेंसी के टाइम पर भी क्या होता है ना, उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज होती है, फिर दूसरी गवर्नमेंट बनती है, वहाँ पर जब गवर्नमेंट बहुत बार चेंज हो रही है, तो भी वहाँ पर क्या होगा, बीच में एक रोलिंग प्लान लेकर के आया जाएगा। और रोलिंग प्लान का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो गुन्नार मिल्डल जी का। प्रश्न क्या पूछा एग्जाम में आपके कि जो रोलिंग प्लान भारत में आए थे, वो रोलिंग प्लान किसका काम था, तो गुन्नार मिल्डाल जी का काम था। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना। ठीक है,
तो ऐसे ही फिर आप देखो तो 1990 से 92 में जब भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आ गई, नई आर्थिक नीति लेकर के आ गया, उस समय भी 2 वार्षिक योजनाएं हमने यहाँ पर तैयार की थी, ठीक है। तो ये जो पूरी लिस्ट है, इस पूरी लिस्ट को आप लोगों को सेल्फ रीडिंग एक बार करनी है, इतने बहुत को समझाने का नहीं है, तो मैंने समझाया भी नहीं है, ठीक है। अब ध्यान समझना। इसके बाद मैंने आप लोगों को जो अपडेटेड लिस्ट दी है, इस लिस्ट से आप लोगों को ये चीज जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या? परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं और उनके वर्ष मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, पिछले 10 सालों में जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम आपसे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाने को पूछी गई है, उसको मैंने एक साथ अरेंज किया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को हार्डवर्क करना पड़ेगा इसको याद करने, ठीक है। तो कोशिश करिए आप लोग इन सभी स्कीम को, 2 पेज की सारी स्कीम है, ठीक है, लगभग मुझे लगता है 25-30 यहाँ पर स्कीम मैंने आप लोगों को देके रखी है, ठीक है। इनके ईयर को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ईयर नहीं भी याद कर पा रहे तो एटलीस्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर आप लोग याद कर लें, ठीक है। और ये मत सोचना कि सर ये जो आपने इतनी पुरानी पुरानी स्कीम दी है तो हम लोग नहीं पढ़े तो काम चल जाएगा, नहीं, ये तो पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्राइसम हो गया, आपका डोरका हो गया, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोल्ट हो गया, इंदिरा आवास हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, तो एक बार इनकी भी सेल्फ रीडिंग आप लोगों को पूरी करनी है। उसके बाद मैंने इधर की 2014 के बाद से जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की स्कीम से पिछले 10 सालों की, उनकी अलग से यहाँ पर लिस्ट बनाई है, ठीक है। इन स्कीम्स को भी अगर आप लोग देख लोगे, इसमें एटलीस्ट वो स्कीम जिनके 5 साल पूरे हो रहे हैं, जैसे कि 2025 चल रहा है ना, तो 2020 में जो स्कीम आई थी या फिर जो स्कीम 2015 में आई थी, ठीक है, 2015 वाली स्कीम के 10 साल पूरे हो रहे हैं और 2020 वाली स्कीम के 5 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तो इन स्कीम्स के संदर्भ में थोड़ा सा स्पेसिफिक आप लोग एक बार ईयर को देख लेना, ठीक है। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछता है, पिछले साल ही आपके 4 क्वेश्चन स्कीम के क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछे गए थे, 4 प्रश्न पूछा गया, मतलब 4 गुणे 4, 16 योजनाएं आपको तो पिछले साल ही एग्जाम में पूछी गई। तो यार है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकता। अब एग्जामिनर पूछ रहा है तो पूछेगा। वही मैंने कहा ना कि अगर इंटरेस्ट लोगे तो भाई देखो, गाना हम याद थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमको याद हो रहा है, ठीक है, कि हम तुम कितने पास है लेकिन दूर है चांद सितारे। अब पता नहीं कितने पास है मुझे नहीं पता, लेकिन चांद सितारे ज़्यादा दूर लग रहे हैं या फिर पास लग रहे हैं। तो ये चीज़ समझिएगा आप लोग, आपको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है, उसका और कोई अल्टरनेटिव विकल्प नहीं है। थोड़ा सा कोशिश करो चीज़ों को याद करने पर। मैं इसका कुछ शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे ट्रिक यहाँ पर लगा करके चीज़ों को याद किया सकता है, तो वो आप लोगों को मैं यहाँ पर याद करा दूंगा, ठीक है। अगला टॉपिक देखो, अगला यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट और दिया गया है। एक है इटावा प्रोजेक्ट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अभी आप लोगों के यूपीआरओ के एग्जाम से जस्ट 10 दिन पहले हमने टेलीग्राम चैनल पर इटावा पायलट प्रोजेक्ट आप लोगों को कराया था। मैंने प्रॉपर इसके बारे में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था और उसके एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर डिटेल में थ्योरी दी थी आप लोगों को कि भाई इटावा पायलट प्रोजेक्ट वास्तव में है क्या। तो रूरल डेवलपमेंट के पर्पज से 1947 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, ठीक है क्या। तो अल्बर्ट मायर, ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे अल्बर्ट मायर, उनके मार्गदर्शन में इटावा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। देखो ध्यान समझना, 1944 में अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ भारत आए थे। प्रारंभ में 64 गांवों के साथ इस परियोजना को स्टार्ट किया गया था, लेकिन 97 गांवों तक इसको बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो प्रश्न आपके यूपीआरओ की परीक्षा में ये पूछा था कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट और अल्बर्ट मायर से आप लोगों को मैच कराना था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके इस बार के पेपर में आया है, भले कितनी भी पुरानी स्कीम क्यों ना हो, एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे देखो, सेवाग्राम, सेवाग्राम क्या है तो समझिएगा, सेवाग्राम महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित एक आश्रम है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में उन्होंने स्थापित किया था, ठीक है। इसी के नाम पर एक सेवाग्राम विकास योजना भी प्रारंभ की गई थी, जो कि गांधीवादी विचारों से प्रेरित है, ठीक है। तो सेवाग्राम क्या है, सेवाग्राम आश्रम है जो कि महाराष्ट्र में गांधी जी के द्वारा बनाया गया, और इसी पर हमने सेवाग्राम विकास प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था। तो ये 2-3 बातें आप लोगों को इस टॉपिक संदर्भ में यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो, जो हमारा अगली क्लास होगी उस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पॉवर्टी एंड रिलेटेड कमिटीज।